छोटी सी क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, बिल्कुल छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इतनी सी क्लास होगी। ठीक, इतनी सी का मतलब 1-1.5 घंटे की, ज़्यादा घंटे की नहीं होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे दो महान देशों की जिनके दो बुजुर्ग राजनेता हैं। एक है भारत जिसके माननीय राजमूर्ति नहीं माननीय नरेंद्र मोदी, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। एक है बुजुर्ग जिनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम है माननीय जो बिडेन। इन दोनों से पहले भी भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहे होंगे, फिर बिगड़े होंगे, फिर अच्छे रहे होंगे। भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर आप भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अमेरिका से संबंध हमारे इतने ऊपर थे, फिर हमारे नीचे गए, फिर हमारे ऐसे आए, फिर हमारे ऐसे गए, फिर हमारे ऐसे आए, फिर हमारे ऐसे गए, फिर थोड़ा नीचे गए, फिर आज हमारे ऐसे चल। तो हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव बहुत रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों में बदलाव आने के कई कारण हैं। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो अमेरिका ने भारत का साथ दिया। विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी उस समय बेटा एक बात ये हुई कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने कहा कि इंडिया को फ्री करो। आप एंटी कॉलोनिज्म आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे, तो अपनी कॉलोनीज रख नहीं सकते। तो इंडिया को फ्री कराने के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाई थी लंदन को प्रेशर में डालने का, वो निभाई थी अमेरिका ने, और अमेरिका ने भारत को स्वतंत्र कराया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका को पता है क्या लगा? अमेरिका को लगा कि हमारे साथ अब संबंध बनाएगा और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर लेगा इंडिया। ध्यान से समझना, अमेरिका को लगा हमने तो आज़ाद कर दिया इनको, अब ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में आएंगे, अमेरिका का एहसान मानेंगे और हमारी साथ आके एक गुट में बच जाएंगे। अच्छा, भारत को ये लगा कि भाई ना तो हम अमेरिका की साइड जाएंगे ना हम यूएसएसआर की साइड जाएंगे, हम अपना एक नया आइडियोलॉजी बनाएंगे और हम क्या रहेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट ले आएंगे। हम ना तुम्हारे साइड रहेंगे ना तुम्हारी साइड रहेंगे। जब बच्चों इन्होंने आइडियोलॉजी स्टार्ट कर ली तो यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से बदल गई। अब ये किसके फेवर में चली गई? ये चली गई इंडिया के फेवर में, क्योंकि इसने यूएसए को ज्वाइन नहीं किया और यूएसए यहाँ से इंडिया के खिलाफ। और फिर इसने एड देनी स्टार्ट कर दी किसको? पाकिस्तान। तो आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादा खड़ा दिखा। आज़ादी तक इंडिया के साथ था, आज़ादी के बाद पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन हुआ और इंडिया को इसने छोड़ दिया। तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बात की जाए कि जो आज 21वीं शताब्दी में हमारे संबंध हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 2005 तक अगर बात करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। 2020 तक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इंडिया यूएस का रिलेशन बहुत है। इंडिया यूएस के संबंधों को बढ़ाने का सबसे प्रमुख कारण है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने कहा, ओ माय फ्रेंड ओबामा, कभी ना जाना दोबारा। फिर दूसरी बार आए, अब की बार ट्रंप की सरकार ही नहीं आई। तब से मोदी डर के मारे अमेरिका नहीं गए ट्रंप से, न गिरा के मारे जाते हैं। वो जैसे अब की बार मोदी सरकार था, वहां पे जाके बोला अब की बार ट्रंप की सरकार नहीं आई। अब ट्रंप लेके ढूंढ रहे थे इनको, तो मोदी जी ने कहा नहीं जाएंगे। अगर ये अगली बार आते भी हैं, मतलब इस साल चांसेस हैं जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ट्रंप और जो बिडेन दोनों खड़े। और इस बार जो बिडेन ने जो काम किया है, मतलब पता है अमेरिका का जो इन न्यूज में रहना था वो जो बिडेन ने खत्म ही कर दिया। अरे ट्रंप के टाइम पे कब से हम न्यूज में तो रहते थे, अमेरिकन न्यूज में तो दिखता था। जब कोविड फैला तो लोगों ने कहा कि भाई फिनाइल लगाने से कोविड का वायरस मर जाता है। ट्रंप ने कहा वैक्सीन क्यों बना लो, फिनाइल पिला दो। उनको समझाएगा भैया गले के नीचे फिनाइल जाएगा कैसे? तो बंदा बड़ा अच्छा था, मतलब वो लॉजिक बहुत अच्छे देता था, मतलब उस बंदे में कमियां कोई नहीं थी। उसने कहा ईरान न्यूक्लियर डील, कह रहे होती क्या, हटा दो। फिर उन्होंने कहा मैक्सिको, कह रहे यहाँ से कौन आता है, कह रहे यहाँ से बहुत ज्यादा ड्रग्स आते, कह रहे दीवार खड़ी करो। मतलब उसके डिसीजन एकदम इलॉजिकल थे बट न्यूज में रहते थे। जैसे पाकिस्तान में जब तक इमरान खान बैठे रहे उन्होंने हर वॉल पे बाउंसरी मारी थी, तो वो न्यूज में हमेशा रहे। वो अमेरिका भी जाते थे, कहते बताओ मोदी के लिए कारपेट, हमारे लिए दरी। तो ऐसे राजनेता होने चाहिए। और इस बार ट्रंप के दोबारा जीतने के चांस है, क्योंकि जो बिडेन के टाइम पर यूएसए इज नॉट इन न्यूज एट ऑल। ठीक, आज यूएसए न्यूज में नहीं है, तो ट्रंप को यूएसए भी चाहता है कि साला कोई तो कार्टून रहे हमारे यहाँ। तो इस बार अगर वो जीत गए तो चांसेस फिर से हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से कहेंगे देखा ना अब की बार ट्रंप सरकार, और ये भी आ जाएंगे तीसरे पद पे। तो ट्रंप इनसे कहेगा तुम इधर आओ, तुम तो अपने 2 कार्यकाल निपटा लिए, तीसरे में आ गया, हमें तो 2 ही मिल रहे थे, वो भी तुमने नहीं लेने दिया।
तो ट्रम्प को समझाएंगे कि देखो कोविड के बाद जो 4 साल बुरे थे उसमें तुम हट गए, तो हमने व्यापार संभाल लिए, अब वापस आए हो। मारवाड़ी और गुजराती 2 ऐसी जातियां हैं जिनसे आप दूर रहिए तो सेफ है, और अगर इनसे आपने मित्रता कर ली तो या तो उनके जैसे बन जाइए, वरना वो आप जैसे तो नहीं बनेंगे, तो आपको खा ही नहीं। नरेंद्र मोदी क्या है, ठेठ गुजरात, उनको व्यापार के बारे में हमसे ज्यादा पता है। वो बंदा देश चलाना चाहे ना जाने, पर चोखो व्यापार करना आता है उसको। चोखो मतलब परफेक्ट व्यापारी है वो बंदा। देश के अंदर पैसा तो ला रहा है। जी सर। अभी तक क्या कर रहे थे? नहीं, पैसा भी बता रहे हैं। मैंने कहा पैसा सुन लिए, उससे पहले वाली बात भी सुन लो यार। मोदी देश के अंदर पैसा तो ला रहा है, मतलब एफडीआई तो ला रहा है। कितना हम बुरे हों, हमारे इंटरनेट बंद हो रहा हो, हमारे यहाँ बीमारियां आ रही हो, हमारे यहाँ सरकार इनस्टेबल हो, हमारे यहाँ दंगे फसाद हो रहे हो। भाई साहब सैमसंग से कहे भाई पैसा लगाओगे, कह रहे कहाँ, चिप बनाने, कह रहे कौन बनाएगी, कह रहे टाटा, कह रहे ले लो पैसा। ये फॉरेन से पैसा ले आता है। मोदी का यही टैलेंट है कि वो कहीं जाता हाथ नहीं फैलाता, कहता हम सोच रहे हैं कि चिप बनाने लगे। तो कोरिया देखता है देश तो बड़ा है, कंपनी भी बड़ी है, कह रहा है अच्छा हमसे पैसा ले लो। चाइना को डायरेक्टली काउंटर नहीं करता, बट इतना पैसा ले आता है इंडिया में कि वो काउंटर होने लगता है। अब चाइना खोरिया बैठा है, ये चिप बनाएंगे तो हमारी मार्केट का क्या हो। सैमसंग जैसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट उठा ले, तो कहीं ना कहीं सरकार में प्रॉब्लम नहीं है, सरकार अपनी आइडियोलॉजी के साथ बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर चीज़ों को आपको अच्छा करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो करने के लिए आपको सिर्फ अमेरिका को साथ लेके नहीं चलना पड़ेगा, बट अमेरिका के बिना भी नहीं चल सकते। अगर अमेरिका से आप प्रॉपर डिफेंस डील्स नहीं करोगे आज की डेट में, तो अमेरिका आपसे नाराज हो जाएगा, अमेरिका रिसा जाएगा, उसे गुस्सा आएगा, कहेगा तुम हमसे व्यापार नहीं करोगे, हमसे। तो मोदी कहेंगे हाँ नहीं करेंगे तुमसे, तो कहेगा जाओ कट्टी। तो अमेरिका को भी ये पता है कि आज इंडिया की जो नीड है उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही वही कंट्री है जिसने 2002 से लेकर 2004 तक इसरो पे बैन लगाया था। आज इसरो नासा के साथ मिलकर निसार सैटेलाइट ला रही है, जो हमने पढ़ाया परसों। तो निसार सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, वही 2 चीजें जिनको कभी हम बैन कर रहे थे। कभी इसरो हमारे साथ नहीं था, इसरो के साथ यूएसए नहीं था, आज इसरो बहुत बड़ी संस्थान हो गई। तो कहने के मोदी के आते टाइम में फिगर तो बढ़ा है, अमेरिका आज हमारी इज्जत कर रहा है, आज अमेरिका हमें एक अच्छे मंच पे देख रहा है, और भारत के अंदर कुछ अच्छा नहीं हुआ, मोदी ने बाहर से भारत बड़ा अच्छा दिखा। अरे बहुत बड़ी चीज होती किसी देश के लिए। अब यूएस में सबसे पहले क्या हुआ था, यूएस के प्रेसिडेंट है हेनरी एस ट्रूमैन। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया को आज़ाद होना चाहिए, और कहा कि भाई अगर आप इसे अनाज नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसे आज़ाद करने के पीछे पड़ गए। फिर जब एटली साहब आते हैं प्रधानमंत्री बन के, फाइनली वो इनकी बात मानते हैं और इंडिया को आज़ाद कर देते हैं। भारत आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश बेटा आज़ाद हो जाता है, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्या क्रिएट होता है ये बताइए, कौन है भाई? बताओ। देखो बच्चों, ये उंगली बड़ी खतरनाक होती है, यदि करो तो बोलो, वरना करो नहीं। बोलो क्या बात है। हमें पता वो बंदे बहुत बुरे लगते हैं, उंगली करके निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन था। हमें तक स्क्रीन पे है, पता ही नहीं कौन था। बताओ भाई कौन है, किसको पूछना है, जिसको पूछना है पूछे तो। गलती से हो गया तो। अरे वो नींद लगने लगती ना, फोन ऐसे पकड़े पकड़े ऐसे हो गया होगा, बेचारा फिर जागा होगा, तब भी होगा बेचारा बेचारी। अरे घर लाइट से ही होगा, मुझे सुनने देते फोन चालू करके फिर क्या करें। अब क्या हुआ, ट्रूमैन भाई साहब ने इनसे कहा कि देश को आजाद कर दो, ये आजाद हो गए। ध्यान से समझना बेटा, जब ये आजाद हुए तो अमेरिका ने ये सोचा कि भाई मेरे साथ जुड़ जाओ। अमेरिका को लगा कि हमने इन्हें आजाद किया है, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ जुड़ेंगे। अच्छा, इंडिया बड़ा चालाक। इंडिया क्या था, वो दूध का जला था, छाछ को भी फूक फूक के पी रहा था। छाछ मतलब मट्ठा, दूध मतलब सफेद वाला दूध, मट्ठा भी सफेद हो दूध, अरे जो भी। तो दूध और मट्ठे में छाछ मतलब मट्ठा होता है इन शॉर्ट। तो छाछ और मट्ठे में भी फर्क होता है सर, और ये आपको नहीं पता होगा। अब समझो,
तो अब वो डर क्यों रहा था, क्योंकि उसको पता है पहले भी कंपनी आई फॉरेन की, हमको लूट ले गई। तो अब मोदी साहब कहाँ आ गए, इंडिया को ये लगा उस टाइम पे कि यार कहीं हमें दोबारा ना लूट ले जाए। तो नेहरू साहब जब बैठे उन्होंने कहा ना, हम किसी के साथ ना जुड़ेंगे। अमेरिका ने कहा देखो हम कैपिटलिस्ट हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम तुमको कंपनी देंगे, तुमको बिजनेस सिखाएंगे, तुम एक बड़े देश बन जाओगे। इंडिया ने कहा ना, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, हमारे यहाँ खेतों से केचुए निकले चलेगा, और केचुए फसल उगाएं चलेगा, हमें तुम्हारा फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए। हमने कहा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से खुश हैं। इन्होंने कहा देखो कितने जाहिल हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं साले, जब हम इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी केचुआ खेल रहे। फिर आज अमेरिका कह रहा है केचुए कहाँ हैं, सारी दुनिया केचुए मारने के बाद कह रहा है केचुए लाओ। कितनी इडियट कंट्री है आप सोचिए। अब उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया, भाई साहब हमसे जुड़ जाइए। हमने कहा आपको नहीं जोड़ेंगे। कह रहे आप हमें क्यों नहीं जोड़ोगे? कह रहे सर देखिए हम पूंजीवादी है ही नहीं, हम तो समाज सुधार करना चाहते हैं। तभी यूएसएसआर है समाजक हम हैं। अब कैसे हम इतना समाज सुधार भी नहीं करना चाहते, हम बीच के रहना चाहते हैं। अब जो बीच के रहने आ गए तो कह रहे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नामकरण हम स्वयं करेंगे। कह रहे मतलब, कह रहे सर हम एक नामकरण का लाएंगे जिसका नाम होगा नॉन अलाइन मूवमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं नाम को? हमने तो मेंस में भी यही लिखा, याद आया आपको? नॉन अलाइन मूवमेंट हिंदी में क्या होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट से ना जुड़ने वाला व्यक्ति, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन और नाम दोनों एक है। तो नाम अगर आप लिखते हो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं लिख सकते हो तो हिंदी में गुट निरपेक्ष लिख देना। मतलब हम किसी भी गुट के साथ नहीं है। आंदोलन का मतलब, मूवमेंट का मतलब आंदोलन, नाम नॉन अलाइन मतलब जो दो गुट बते हैं विश्व में, एक कैपिटलिस्ट एक सोशलिस्ट, हम दोनों के साथ नहीं। ठीक, कह रहे हम मानेंगे नहीं किसी को। अच्छा कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट जिसे कम्युनिस्ट भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताओ? सामाजिक और पूंजीगत वाले देश क्या होते हैं? जहां पर सारी प्राइवेट फर्म्स होंगी वो कैपिटलिस्ट, जहां पर सारी सरकारी होंगी वो सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट वो होगी जहां पे प्राइवेट और सोशलिस्ट दोनों होंगी, पर दोनों पे सरकार का कंट्रोल होगा। सरकार रेगुलेट करेगी। जैसे चाइना में मान लो अलीबाबा एक कंपनी है, तो इन्होंने उस पर कैप लगाई। पता है क्या कैप लगाई? उसने कहा है कि तुम जैसे ही 2000 यूएस डॉलर से ऊपर का ट्रांजैक्शन करोगे, इसके ऊपर का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ चाइना का। कह रहे 2000 करोड़ के बाद तुम कुछ नहीं रख सकते, वो मेरा। अच्छा भारत में ऐसा होता है? 5-5, 6-6 लाख, 1000 करोड़ कमा के बैठे मुकेश अंबानी जैसे। अब सरकार कहे कि 2000 करोड़ के ऊपर जितना मुझे दे दो, अगले दिन सरकार ही नहीं रहेगी। अंबानी साहब से अगर वो कह दे जाके कि हमें पैसा दो, 2000 करोड़ से ऊपर तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अगले दिन पूरी की पूरी कैबिनेट किडनैप और गायब। उठोगे प्रधानमंत्री आवास खाली, राष्ट्रपति भवन खाली, सारे कैबिनेटों के घर खाली, साथ में सिक्योरिटी फोर्स भी गायब। फिर वो कहेंगे फिर से इलेक्शन हो। याद रखना, देश को चलाना एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पर अब कैपिंग नहीं लग सकती क्योंकि डेमोक्रेटिक है। तो इन्होंने कहा भाई जुड़ जाओ। इन्होंने कहा हम जुड़ ही नहीं सकते, हमें जरूरत ही नहीं है सर, हम एक अपना नया आइडियोलॉजी चलाएंगे। इन्होंने ठीक भाई चला लो, कोई बात नहीं। इस कोल्ड वॉर एरा में किसी के साथ नहीं जुड़े। इन्होंने कहा हम स्वतंत्र हैं, हमको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, हमको आप में से किसी की जरूरत है ही नहीं। कह रहे आप कुछ तो सीख लो। कह रहे हमें सीखना ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, आपको जो सिखाना है उसको सिखाना जो सीखना चाहता है। हम पहले से पढ़े लिखे, हम यूपीएससी टॉपर रहे हैं, हमको नहीं पढ़ना। ठीक, तो क्या हुआ? इन्होंने कहा भारत को आजाद करो अभी के अभी। एटली ने कहा ठीक सरकार, डन, वंदे मातरम, भारत आजाद। अब एटली बड़े खुश, कह रहे भारत आजाद हो गया, yippee, अब मैं जाऊंगा वहां पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी लेके आऊंगा। इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर मोहरी लाल के सपने देख लिए। अरे इंडिया में कहे सुनो आओ ना कैपिटलिस्ट। कह रहे काहे, कौन हो तुम? कह रहे मैं अमेरिका तुम्हें आजाद कराया। कह रहे मेरे गांधी और सुभाष चंद्र बोस का दरिया दर के गए रहे। तुमने इतिहास में कभी पढ़ा है कि इन्होंने देश को आजाद कराया? किसी ने पढ़ाया तक? तो भारतीय जो नहीं IAS करते उनको कैसे पता? कहेंगे हमारे गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का करके गए रहे थे, तुम आजाद कराए हो तो इनकी किसी ने सुनी नहीं, इनकी हो गई बेइज्जती, ये चले गए चुप्पे यहाँ से। अच्छा गए तो इन्होंने कहा भी और बदला लेंगे। ठीक है, तो भारतीयों को लगी भूख, फिर आए भाई साहब, कह रहे शायद फिर से आ जाए।
पब्लिक लॉ 480, ये PL का मतलब है पब्लिक लॉ 480। भारत में खाने की कमी हो गई, किस चीज की कमी हो गई? फूड की। क्यों हो गई, इसका रीजन बताओ। और हरित क्रांति अभी कराएंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या ज्यादा बढ़ाएं। देखो यहाँ पे एक देश बांट दिया गया जिसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पर एक देश बांट दिया गया जिसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान। और जितने भी हमारे उत्पादक क्षेत्र थे, फर्टाइल प्लेसेस, वो सारे यहाँ चले गए। मतलब सबसे ज्यादा जहाँ पर राइस होते थे और जहाँ वीट होते थे, वो सारी एरियाज हमारे पास से गायब हो गए। दूसरा नुकसान क्या हुआ, जहाँ पे गेहूं चावल पैदा होता था वो हमने गायब कर दिया, ठीक, पहली चीज। दूसरा, वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था 44 में, 3 साल में हमारा देश आजाद हो गया। विश्व युद्ध की दशा में हर बंदे की कंट्री में ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय का सारा रिजर्व वर्ल्ड वॉर में लगा दिया था। तो हमारे पास फूड ग्रेन्स की सिक्योरिटी थी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था बनाने का। तो हमारे यहाँ भविष्य के लिए खाद्यान्न को संरक्षित नहीं किया गया था। बंटवारे के समय में कई लोग देश के अंदर भी आ रहे थे, कई लोग देश से बाहर भी जा रहे थे। बाहर जाने वालों की संख्या कम थी, अंदर आने वालों की ज्यादा थी। उनका प्रभाव भी हम पर पड़ा, उनका भी प्रेशर था कि उनको भी हमें खाना खिलाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लगातार 39 से लेकर 44 तक फेमाइन आते रहे, छोटे बड़े, सूखा फेमाइन, सूखा फेमाइन। तो क्या हमारे देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति हो गई कम, खाने वाले ज्यादा थे, खिलाने वाले कोई नहीं था। अब भारत को क्या चाहिए था? सस्ता ग्रेन, फूड ग्रेन चाहिए था जो सस्ते रेट पे मिले। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोई हमें खाना दे दे। तो कंट्रीज ने कहा ना, अभी तो तुम्हें नहीं देंगे, अभी तो भारत और टूटेगा। कह रहा और टुकड़ों में बंटने तो फिर देते हैं। फिर अमेरिका गया। अमेरिका पब्लिक लॉ 480 क्या बोलता है उनका? बोलता है कोई गरीब देश है बेटा, ध्यान से समझना, अगर कोई गरीब देश है तो उसे मुफ्त में खाना देंगे। तो PL 480 के तहत आज भी अमेरिका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कई देशों को फ्री में खाना देता है। उसने हमें गेहूं प्रोवाइड करा है, ठीक। और ये जो गेहूं दिए, दीज ऑल व्हीट वर द इंफीरियर इन क्वालिटी। ये क्या था? गुणवत्ता में बहुत निम्न कैटेगरी का था। आज की डेट में जो गैया खिलाते हैं ना, चोकर वाला आटा, उतना गंदा खाना हमें दिया था। फिर भी हमने उनसे बड़े प्रेम से लिया। घुन लगा गेहूं, क्योंकि हमारी आदत है घुन लग जाए तो भी हम कचक्की पिसवा देते हैं, घुन भी पिस जाता है, बढ़िया से खा लेते हैं, थोड़ा सूंधा सूंधा हो जाता है। तो हम घुन और गेहूं दोनों पिसवा के खा लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने वो आटा खाया, हमने अपने देश को बचाया। फिर नेहरू जागे, नेहरू ने कहा यार देखो, अगर हमें इतने उपजाऊ और इतने बड़े लैंड को लेते हुए भी खाना मांगना पड़े तो यार गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अन्य फूड ग्रेन में सिक्योरिटी। उन्होंने पहला मंत्र ही दिया फूड सिक्योरिटी। उन्होंने क्या कहा? खाद्य सुरक्षा ले आओ, बाकी चीजें बाद में सोचेंगे। इन्होंने कहा देश का विकास बाद में करेंगे, पहले खाने को तो हो। एक कहावत है ना, भूखे पेट ना भजे गोपाल। मतलब अगर खाली पेट है तो भगवान का नाम भी नहीं आ रहा था। मैं आपको बताऊं, कल मैं खाली पेट था किसी कारणवश, तो मैं गोपाल का नाम ले रहा हूँ, तभी मुझे नींद नहीं आ रही। फिर मुझे स्विगी का नाम लेना पड़ा और 1:30 बजे खाना मंगाया मैंने। फिर मैं खा के सोया। पहले सोचा सो जाएंगे भूख में, कोई दिक्कत नहीं है, टशन मार के सोने भी गए। 1 घंटे लेटे रहे, पेट इधर कूदे उधर कूदे, हम सीधे लेटे थे। फिर हमने कहा पेट को तो रोकना पड़ेगा। फिर जो खाना आया 3rd ग्रेड था, बट पेट भर गया। नहीं अच्छा था, अच्छा था बट वो अच्छा नहीं था जो घर वाला होता है। मतलब वो रोल में सब्जी डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, मेयोनीज डाल दिए, ये डाल दिए, खा लिया, पेट भर लिया 2 रोल से और सो गए। सो क्या है, जब भूख लगती है तो दिक्कत होती है। तो नेहरू ने कहा भाई अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट है फूड सिक्योरिटी। देश का विकास तो तब होगा जो जनता भूखी नहीं मरेगी। और उन्होंने देश में, पता है देश अभी आजाद हुआ है, हम लोगों को अभी देश को बढ़ाने का कीड़ा लगा हुआ है। अब जैसे मर गया हम लोगों का कीड़ा, अब हम देश नहीं बढ़ाना चाहते, हम स्वयं को बढ़ाना चाहते हैं। उस समय की जो यूथ थी वो देश आजाद होकर लाई थी, कह रहे थे हम इसके भाग्य निर्माता, हम इसका भाग्य निर्माण करेंगे। आज हम कहते हैं भगवान भाग्य निर्माण करते हैं, उस समय हमारे देश के लोग कहते थे देश का भाग्य हम निर्मित करेंगे, मेहनत करते थे। नेहरू ने कहा खाना चाहिए, किसानों ने कहा मैं अपना सीना फाड़ के खाना निकालूंगा। उन्होंने दिन रात मेहनत की, खाद्यान्नों को बचाया और ओवर प्रोडक्शन घटाया। हमारी फूड सिक्योरिटी आ गई। अब जब फूड सिक्योरिटी है कि नेहरू ने अमेरिका से कर लो, तुम्हारा गेहूं दिए थे 2 बोरी हमसे ले लो, देखो कितना अच्छा। अमेरिका की हमने दोबारा बेइज्जती कर दी।
इन्होंने कहा ये पीएल लॉ में हम चल रहे हैं, शायद हमारा भला हो रहा है, आने वाले टाइम पे ये हमारा साथ दे दे। बट इसने कहा नहीं भैया ये तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें टेंशन फ्री रखो। उन्होंने ठीक कोई बात नहीं, ठीक यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद यहीं पर एक और केस होता है, आपको नहीं पता तो बता दूं। अमेरिका ने इसके बाद इंडिया का साथ नहीं दिया, उसके बाद हुई 1962 की बैटल। 10 साल में हम थोड़ा इंडस्ट्रीज पूरा फूड ग्रेन बचा ले गए। 1962 का जब बैटल हुआ तो उस समय पर हमने कहा अमेरिका से कि सर देखिए गलत कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा हम बोलेंगे। फिर यूएसएसआर और अदर नेशंस ने मिलकर चाइना से कहा कि भाई अभी देश आज़ाद हुआ है और आप इसको इतना परेशान क्यों करो, बाहर आ जाओ। तो चाइना खेलते खेलते फिर अपनी मर्जी से बाहर चला गया सीज फायर पे। फिर 1965 का युद्ध हुआ। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने कहा कि जब चाइना इसको हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते। चाइना ने कहा तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे तुम लोग कहो देखिए वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसने बहुत छेड़ा, आप चलो आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे हैं। हम आगे आगे पहुंच गए, अब पीछे वाले सब बताशे खाने निकल गए। जब तक लौटे तब तक हम धराशय। सेम चीज पाकिस्तान के साथ हुई। पाकिस्तान को चाइना ने कहा तुम आगे बढ़ो हम पीछे हैं। पाकिस्तान लड़ने कूद गए। और हमारे यहाँ एक छोटे से प्यारे से प्रधानमंत्री आए थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने शास्त्री लिख डाला पूरा। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, खाना तुम बनाओ लड़ाई तुम करो, हम साथ खड़े। और थे 4.5-5 फुट के, तो कोई टेंशन थी नहीं उनको, गोली उनको लगती नहीं थी। वो खड़े थे बॉर्डर पे, हाँ मारो मारो मारो। जितना उनकी गुफा थी, जो सुरंगें बनती थी जिनको आप बैरक बोलते हो, वो उनकी खोपड़ी ऊपर नहीं जाती थी। लोग लगता था कितना अच्छा लीडर प्रधानमंत्री, उसको पता था हम तो गोली नहीं बचा, वो खड़े रहे वहाँ। अब किसानों को क्या लगा, मेरे देश का प्रधानमंत्री बॉर्डर पे खड़ा हो सकता है, मैं खेत में कुछ नहीं कर सकता, वो कर रहा है। और जवान क्या कहे, प्रधानमंत्री भी तो बिना बंदूक के आए हैं, हमारे पास 2 हैं तो क्या वो चलाएंगे तो भाई। यहाँ पे जोश बढ़ गया। और हमारे देश की सेना पता है कभी भी सुपीरियर वेपन से नहीं जीती, हाउस द जोश हाई सर से जीती। हमारी आर्मी हमेशा जज्बातों से जीत जाती है। अभिनंदन ने F-16 जैसा फाइटर जेट गिराया था MiG-21 से। मतलब जो साला म्यूजियम में रखा जाता है उसको उसने वर्टिकल करके गोली मार दी, प्लेन क्रैश हो गया उनका। वो बात अलग है, उसके बाद वो सीधा नहीं, वो भी क्रैश हो गया। उसका प्लेन फिर सीधा ही नहीं, वो फंस गया और वो उल्टा जाके नीचे गिर गया। तो अभिनंदन, अब जब वो मार दिया तो अमेरिका ने छुपा लिया F-16, कह रहा है हमारा कोई F-16 मारा ही नहीं इन्होंने। अमेरिका आया कह रहा है दिखाओ कितने हैं, जर्नलिस्ट को पैसा खिला दिया, उसने कहा सारे पूरे हैं। फिर दोबारा जा चुकी, बाद में पता चला मलबा सब रातों रात गया। अब अगर पाकिस्तान ये बताए कि अमेरिका का सुपीरियर F-16 1960 के MiG-21 ने गिरा दिया, कितनी बेइज्जती होती है अमेरिका के F-16 की, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। और पाकिस्तान को अलग गिरा गिरा के मारता। जब पाकिस्तान से F-16 खरीदा गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट था पाकिस्तान के साथ किया गया, पाकिस्तान F-16 भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। अमेरिका ने जो रूल बनाया वो समझिए, अभी जो रिसेंट दे रहा है 2010 के बाद, उसमें उसने कहा F-16 कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट इंडिया। अब तुम लेके भी क्या करोगे, हवाई खेलोगे, एयर शो में रखो फिर रख दो, लड़ाई तो एक ही कंट्री से होनी है तुम्हारी, उसके खिलाफ यूज नहीं कर सकते। अब वो F-16 उन्होंने यूज किया हमारे खिलाफ, तो भाई साहब अगर ये प्रूफ हो जाता तो उनका सारा का सारा फाइनेंशियल एड बंद नहीं हो जाता, उन्होंने वो भी नहीं किया। अब यहाँ पर जब 62 और 65 के युद्ध हुए, 62 में हमारे, 65 में हमें हरा दिया। अमेरिका ने कहा यार ये कंट्री तो बहुत महान हो गई, ये तो बहुत बहादुर कंट्री है। फिर 71 का एक और कांड हो गया। और जब 71 का कांड हुआ बेटा, हम समझ रहे हैं नींद आ रही होगी, होता है कभी कभार समस्या होती है शरीर के साथ, शरीर साथ नहीं देता, हमारी आंखें कहीं और जाती है, दिमाग कहीं और जाता है और शरीर कहीं और जाता है, उसको बोलते हैं निंद्रा। आती हो, सोते रहो थोड़े थोड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको ध्यान नहीं देते, बिल्कुल निश्चिंत रहो। बोलते हैं सर आर्टिकल 1921 में पढ़ा था क्या अरे हमने वही तो कहा, सो भाई हमने कहा। अरे वाह, हमारी बिल्ली हमें सुना सना। तो अब 1971 में दोबारा पाकिस्तान आ गया। अच्छा पाकिस्तान नहीं आया एक्चुअली, पाकिस्तान गया ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में उसने लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। उसने कहा भाई मुजीबुर रहमान को हम क्यों बनाए प्रधानमंत्री, जीते होंगे अपने घर पे जीते होंगे, हम वेस्ट में काय बुलाए, हो गई लड़ाई। अब उन्होंने वहां पे कौन सा मिशन चलाया था, सर्च लाइट। मिशन सर्च लाइट वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में चलाया और बांग्लादेशियों को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक,
अब उसके चक्कर में भारत के अंदर रिफ्यूजी आ गए, शरणार्थी आ गए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब आ गए। इंदिरा गांधी 65 के युद्ध के बाद तो प्रधानमंत्री बनी बेचारी। अब इनके पास खुद खाने की नहीं है, सेना के पास रिसोर्सेस कम है, और अभी 71 में वो दौड़ के गई यूएसएसआर के पास, कह रहे सर, कह रहे क्या, मैं अनकंडीशनली आपसे फ्रेंडशिप करने को तैयार हूं। इंदिरा गांधी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, गोइंग टू यूएसएसआर, मैडम यू आर मोस्ट वेलकम, कम हियर, धड़ से साइड मार दी। अब बेटा यूएसएसआर वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय माननीय इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी से वो ऐसे फैटर्ड हुए, उन्होंने कहा आपके साथ कोई आएगा मैं खड़ा रहूंगा, इन्होंने थैंक यू, बस स्माइल ही निकल आई। अब वो स्माइल बेटा इतनी महंगी पड़ गई कि अचानक से पाकिस्तान को गुस्सा आ गया। अमेरिका ने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं अपने सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडियन ओशन में खड़े हैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। इंदिरा गांधी ने कहा बेटा, तो बेटा कौन था, हमारा देश, खड़ा हुआ, क्या कह रहा बच्चों, कह रहा पहले कोई मारे तो, मानिक शॉ ने कहा कोई मारे तो हम बच्चे, कोई मार ही नहीं रहा, तुम लड़े क्यों, हमारे पास है ही नहीं लड़ने लायक कुछ। तो इंदिरा कहा पक्का नहीं लड़ पाएंगे, कह रहा नहीं स्वीटी नहीं लड़ सकते। अब स्वीटी परेशान, इधर वो इंतजार कर रही कुछ हो, जब कुछ हुआ तो उन्होंने, अब ये स्वीटी बोल रही थी, इंदिरा गांधी का बेबी, वैसा से कह रहे यस, कह रहे सेफ अस, बस। अब यूएसएसआर सीधे आया अपनी सबमरीन लेके, और भैया इंडिया आपका जो अरेबियन सागर है वहां पर उसने बैरिकेड लगा दिया, अरेबियन सागर में लगा दिया अपने पनडुब्बियों के बैरिकेड। अमेरिका से कहा बेबी के पास जाने से पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अमेरिका ने साला इतना रिस्क तो हम लेने से रहे। अब इधर बेबी को बोल दिया है ना, बेबी ने, जब बेबी को अमेरिका ने बोला तो बेबी ने अपनी बेबी को बोला बेबी यू हैव 14 days। मानिक शॉ से बोला तुम्हारे पास 14 दिन है, जो करना कर लो। मानिक शॉ थैंक यू स्वीटी, बस पाकिस्तान साहब। अब 1971 में पाकिस्तान साहब, अब यहां से बेटा चाइना, यूएसए, पाकिस्तान एक तरफ, ध्यान से समझना, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान एक तरफ, और इंडिया सिर्फ यूएसएसआर से दोस्ती करके जीत गया। अब इंडियन ओशियन के आसपास एशिया में एक सुप्रीम पावर बनते हुए उभरता हुआ नया देश दिखला भारत, जिसने एक देश ही आजाद करा दिया और बना दिया बांग्लादेश। अब पाकिस्तान को बहुत गहरा दर्द हुआ, यहाँ पर उसकी छाती छलनी हो गई दर्द से, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। कहाँ पे छोड़ो, उसकी छाती छलनी हो गई, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ठीक, अब वो छलनी है बट वो कह नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने कहा कुछ नहीं बोलोगे तो चुपचाप दे दो। अब दे दिए। अब यहाँ पर 71 तक हमारा देश सही चल रहा है। 71 के बाद जंग स्टार्ट होती है न्यूक्लियर वेपन। पहले बनाता है चाइना न्यूक्लियर टेस्ट, धड़ धड़ धड़। इंदिरा कहते कहते यू का होगा, कह रहा मैडम न्यूक्लियर टेस्ट, कह रहे तुम भी लाओ अपना स्माइलिंग बुद्धा। पहला स्माइलिंग बुद्धा 74 में डन। जब ये हुआ तो अमेरिका ने कहा दोबारा करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। इंदिरा ने ठीक नहीं करेंगे, इंदिरा कही ठीक कोई बात नहीं करेंगे। कह रहे न्यूक्लियर केपेबल तो हो गया, उसके बाद पाकिस्तान को कर ली। अब क्या हुआ, चाइना पहले से थी, इंडिया भी बन गई, अब एक और कंट्री थी जिसका नाम था पाकिस्तान। अब एशिया में 3 न्यूक्लियर कंट्रीज हो गई। अब अमेरिका को ये लगा कि अगर इंडिया ज्यादा सुपर हो जाएगी तो दिक्कत होगी। इसी टाइम पर 1989 आया। ठीक है, कौन सा साल आएगा बच्चों, 1989। ठीक, 1989 में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि यूएसएसआर फॉल होने की कंडीशन में आ गया। अब यूएसएसआर 2 साल में गिरने वाला है और भारत की इकोनॉमी बहुत डाउन। ये ऐसा समय है 1989 से 1993 तक का, जब रशिया और यूएसए बहुत क्लोज है, इनका टाई बहुत अच्छा है। इससे लॉस किसको होगा, इंडिया को, क्योंकि इसी टाइम पे इंडिया क्या मांग रहा है, हम चाहते हैं एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए बच्चों हमें चाहिए क्या, स्क्रैम जेट इंजन। अब स्क्रैम जेट इंजन हमारे पास है। एक मूवी आई थी नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी, वो मूवी कभी फ्री होके देखना, कभी भी टाइम मिले। हम क्यों गए यूएसएसआर के पास, यूएसएसआर से हमने कहा, उन्होंने कहा हम आपको स्क्रैम जेट इंजन दे रहे हैं, आप ले जाओ अपने यहाँ खोलो खालो बनाओ सीख लो। अमेरिका ने कहा नहीं दे सकते, यूएसएसआर के टूटने से पहले 89 में उन्होंने मना कर दिया। हम बेटा किसी तरह वाया रोड ले आए उसको थोड़ी दूर तक डिसैम्पल करके, और जब इंडिया में ले आए अमेरिका उसको मॉनिटर कर रहा है कि तो प्लेन से नहीं भेज सकते, हम उठा लाए। तब भी हम इतने काबिल थे कि उठा लाए, और जैसे उठा के लाए हमने नंबी साहब को ही देशद्रोह के इलाके में जेल में डलवा दिया। इंटरनेशनल ऐसा गेम खेला गया कि नंबी साहब जेल चले गए। जिनको रॉकेटरी आती थी, जिन्होंने खुलवाया, जो बना सकते थे, वो जेल में 2002 तक।
अब जब वो भाई साहब जेल में हैं 93 से लेकर 2003 तक, तो भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसकी जगह वो काम करेगा? इसीलिए हमारे स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी लीड है। अब तुम्हें स्क्रैमजेट इंजन और इंजन की